अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, हम पार्ट 4 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर जनरल साइंस के सेक्शन में हैं और आज का लेक्चर है अर्थ एंड स्पेस साइंस, जिसमें हम यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ स्ट्रक्चर, नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत हाई यील्ड और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 34 बेसिक केमिस्ट्री मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करता है। आज का लेक्चर एंड तक समझने के बाद आप कॉन्फिडेंटली यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ लेयर्स और नेचुरल फिनोमिना एक्सप्लेन कर पाएंगे और सीएसएस जनरल साइंस पेपर के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स को। अब हम यूनिवर्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर ओरिजिन के हर इंग्लिश पॉइंट को पढ़ते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिवर्स की डेफिनेशन है, द यूनिवर्स इंक्लूड्स ऑल स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो स्पेस हो, वक्त हो, मैटर हो या एनर्जी हो, सब यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स सिर्फ स्टार्स या प्लैनेट्स का नाम नहीं, बल्कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका टोटल कॉम्बिनेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्स का ओरिजिन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स के ओरिजिन को हम पॉइंट पॉइंट करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, द यूनिवर्स बिगेन अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब है कि साइंस के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुई। यानी यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि एक स्पेसिफिक वक्त पर इसका आगाज हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस स्टेट। यहाँ बताया जा रहा है कि शुरुआत में यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म यानी एक्सट्रीमली हॉट और बहुत ज्यादा घना यानी डेंस था। मतलब सारी एनर्जी और मैटर एक बहुत छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड था। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंतहाई हाई थे। अब तीसरा पॉइंट है, द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग सिंस इट्स ओरिजिन। इसका मतलब है कि जब से यूनिवर्स बना है तब से ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, स्पेस खुद फैल रहा है। अब हम देखते हैं ये जो गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से स्पेस खुद फैल रही है, ये गैलेक्सीज होती क्या हैं? अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ गैलेक्सी इज अ मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड रॉक मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर शामिल होते हैं। ये सब ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधे रहते हैं। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। यानी हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। अगली लाइन है, इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन। इसका मतलब है कि मिल्की वे में अर्बन यानी बिलियंस स्टार्स मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हमारा सन भी है। यानी हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का हिस्सा है। अब हम यूनिवर्स को समराइज करें तो यूनिवर्स की ओरिजिन बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लेन होती है। तब से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और गैलेक्सीज उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुआ। शुरुआत में बहुत हॉट और डेंस था और अब तक एक्सपेंड हो रहा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, जिसमें हमारा सन भी शामिल है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोलर सिस्टम को। अब हम सोलर सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम की डेफिनेशन को देखते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड ऑल celestial bodies that revolve around it due to gravitational attraction।
इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम में सन और वो तमाम सेलेशियल बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स शामिल हैं जो सन के गिर्द ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं। यानी सन सेंटर में होता है और बाकी सब उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हम सन की डेफिनेशन देखते हैं। सन है क्या? द सन इज अ मीडियम साइज्ड स्टार दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। इस लाइन का मतलब है कि सन एक मीडियम साइज्ड स्टार है। ये अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब अगली लाइन है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर अर्थ। इसका मतलब है कि अर्थ के लिए रोशनी और हीट का असल सोर्स सन ही है। अगर सन ना हो तो जिंदगी मुमकिन ना हो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लैनेट्स को। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और ये 8 प्लैनेट्स टू टाइप के प्लैनेट्स होते हैं। एक इनर प्लैनेट्स जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है और दूसरे आउटर प्लैनेट्स। सबसे पहले हम इनर प्लैनेट्स को देखते हैं। इनर प्लैनेट्स में है, पहले नंबर पर है मरकरी, दूसरे नंबर पर है वेनस, तीसरे नंबर पर है अर्थ, चौथे नंबर पर है मार्स। दीज आर रॉकी प्लैनेट्स विथ सॉलिड सरफेसेस। इसका मतलब है कि ये अंदर वाले प्लैनेट्स जमीनी यानी रॉकी हैं और इनकी सरफेस सॉलिड होती है। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स हैं। अब हम 4 आउटर प्लैनेट्स को देखते हैं। पहले नंबर पर है जुपिटर प्लैनेट्स जो कि आउटर प्लैनेट्स है, और दूसरी है सैटर्न, तीसरी है यूरानस, चौथी है नेपच्यून। जुपिटर एंड सैटर्न आर गैस जायंट्स। इसका मतलब है कि जुपिटर और सैटर्न बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं जो ज्यादातर गैसेस यानी हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल हैं। और दो जो यूरानस एंड नेपच्यून आर आइस जायंट्स। इसका मतलब है कि यूरानस और नेपच्यून में गैसेस के साथ साथ आइस मटेरियल्स जैसे मेथेन, एमोनिया भी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए इन्हें आइस जायंट्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोशंस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ मूव कैसे करता है। मोशंस ऑफ अर्थ दो टाइप्स हैं इसकी, रोटेशन और रेवोल्यूशन। पहले हम रोटेशन को देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स। इसका मतलब है कि अर्थ अपनी इमेजिनरी लाइन एक्सिस पर 24 घंटों में एक दफा घूमती है। दिस कॉजेज डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेट करती है तो जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ती है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा ऑपोजिट साइड पर होता है वहाँ रात होती है। ये था रोटेशन। अब हम रेवोल्यूशन को देखते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज। इसका मतलब है कि अर्थ सन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाने में तकरीबन 365 दिन लेती है। दिस कॉजेज सीजन्स ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस। अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड यानी झुका हुआ है। इसी टिल्ट की वजह से जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट टाइम पर ज्यादा या कम सनलाइट मिलती है। जैसे सीजन्स यानी समर, विंटर वगैरह चेंज होते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम को समराइज करें तो सोलर सिस्टम सन और उसके गिर्द घूमने वाले तमाम सेलेशियल बॉडीज पर मुश्तमिल है। सन एनर्जी का सोर्स है। प्लैनेट्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन दिन रात और सीजन्स का सबब बनती हैं।
सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सन न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी देता है। अर्थ की रोटेशन से डे नाइट और रेवोल्यूशन से सीजन पैदा होती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। इसका मतलब है कि अर्थ को समझने के लिए हमें उसके 3 बेसिक लेयर्स को समझना जरूरी है। वो 3 लेयर्स क्रस्ट, मेंटल और कोर। हर लेयर्स अपनी प्रॉपर्टीज और फंक्शन में यूनिक है। सबसे पहले नंबर पर है क्रस्ट। अब हम क्रस्ट को देखते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर। क्रस्ट अर्थ का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। ये लेयर सरफेस पर होती है जहां हम रहते हैं। ये थिन कंपेयर टू अदर लेयर्स। क्रस्ट बाकी लेयर्स के मुकाबले में पतली है, यानी इसका थिकनेस कम है। कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। क्रस्ट में कॉन्टिनेंट्स यानी लैंड मॉस और ओशियन फ्लोर शामिल होते हैं, यानी हमारी लैंड और समुंदर का बॉटम इसी लेयर में है। यानी हमारी लैंड और समुंदर का बॉटम इसी लेयर में है। अब दूसरी लेयर है मेंटल, द थिकेस्ट लेयर। मेंटल अर्थ की सबसे मोटी लेयर है जो क्रस्ट के नीचे और कोर के ऊपर है। कंपोज्ड ऑफ सेमी मोल्टन रॉक। ये पार्शियली मेल्टेड या सेमी मोल्टन रॉक से बना है। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होता है। कन्वेक्शन करंट्स अकर हेयर। मेंटल में हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं जो प्लेट्स को मूव करने और वोल्केनिक एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। अब तीसरी लेयर है कोर। द कोर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर यानी लिक्विड एंड इनर कोर यानी सॉलिड। कोर अर्थ का सेंट्रल पार्ट है। आउटर कोर लिक्विड मेटल्स का बना है और इनर कोर सॉलिड मेटल्स का होता है। द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मेटल्स इन द आउटर कोर जनरेट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आउटर कोर में मोल्टन मेटल्स की मूवमेंट से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास और प्लैनेट्स की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अब हम समराइज करें तो अर्थ की लेयर्स हर एक अलग फंक्शन और कंपोजिशन रखती है। क्रस्ट सरफेस और लैंड मास प्रोवाइड करती है। मेंटल हीट और प्लेट मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोर अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड बनाता है। अर्थ 3 लेयर्स से बनी है। क्रस्ट जो कि थिन एंड लैंड एंड ओशियन प्रोवाइड करती है और मेंटल जो कि थिक एंड सेमी मोल्टन है। तीसरे नंबर पर कोर है जिसमें आउटर लिक्विड का होता है और इनर सॉलिड का होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हम अर्थ के क्रस्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द अर्थ's क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स। इसका मतलब है कि अर्थ का आउटर लेयर या क्रस्ट छोटी और बड़ी मूविंग स्लैब में डिवाइड है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स अर्थ के सरफेस पर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। These plates move due to convection currents in the mantle. मेंटल में हीट की वजह से जो कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं वो प्लेट्स को ड्रैग करती हैं और उनके मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। 3 मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं। यहाँ नई क्रस्ट बनती है और मिड ओशियन रिजेस या रिफ्ट वैलीज फॉर्म होते हैं। दूसरी टाइप है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर, यानी 2 प्लेट्स टकराती हैं। इस कोलिजन से माउंटेन्स बनते हैं जैसे हिमालयाज और वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है।
तीसरी टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल साइड में मूव करती हैं। इस मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स होती हैं, जैसे सैन एंड्रीज फॉल्ट। अब हम थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स earthquakes, volcanoes, mountains formation, ocean trenches। प्लेट मूवमेंट के इफेक्ट समझने से हम अर्थ का सरफेस के बहुत से फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे प्लेट्स का कोलाइड होना माउंटेन्स और वोल्केनोज बनता है, स्लाइड करना अर्थक्वेक्स लाता है, और मिड ओशियन रिजिस से ओशियन ट्रेंच फॉर्म होते हैं। अब हम समराइज करें तो अर्थ का क्रस्ट प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये मेंटल के कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मूव करते हैं। प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स और मूवमेंट से अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, माउंटेन्स और ओशियन ट्रेंचेस एक्सप्लेन होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्रस्ट को बनाते हैं। प्लेट्स के मूवमेंट से नेचुरल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, माउंटेन्स का एक्सप्लेनेशन मिलता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं नेचुरल फिनोमिना। अब हम नेचुरल फिनोमिना को डिटेल में समझते हैं। ये वो इवेंट्स हैं जो अर्थ और एटमॉस्फेयर के नेचुरल प्रोसेस की वजह से होते हैं। पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और एस्ट्रोनॉमिकल को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। इसकी डेफिनेशन है, नेचुरल फिनोमिना आर इवेंट्स दैट अकर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है कि ये वो इवेंट्स हैं जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अपने आप होते हैं। ये अर्थ की फिजिकल प्रोसेस या एटमॉस्फेयर की कंडीशंस की वजह से पैदा होते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप के फिनोमिना होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है जियोलॉजिकल फिनोमिना। इसमें सबसे पहला इसमें सबसे पहला पॉइंट है अर्थक्वेक्स, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं और एनर्जी सडनली रिलीज होती है तो ग्राउंड शेक करता है, ये अर्थक्वेक्स होते हैं। दूसरा है वोल्केनोज, इरप्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम बीनेथ द अर्थ सरफेस। जब मोल्टन रॉक यानी मैग्मा सरफेस पर आता है तो वोल्केनो बनता है और लावा ऐश निकलता है। देखिए आपने परेशान नहीं होना, आप ऐसे इन्हें शॉर्ट में याद कर सकते हैं क्योंकि इसके सवाल डिटेल में नहीं आएंगे। जो स्टडी करवा रहा हूँ इतनी गहराई में ही आएंगे, इनके सवाल डिटेल में नहीं आएंगे। तीसरा ऐसा है सोनामी, लार्ज सी वेव्स यूजुअली कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स या लैंडस्लाइड्स की वजह से समुद्र में ह्यूज वेव्स बनती हैं, जिससे कोस्ट पर मैसिव फ्लडिंग होती है, ये सुनामी होते हैं। अब हम दूसरा फिनोमेना देखते हैं। दूसरा फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। इसमें भी तीन फिनोमेना होते हैं, साइक्लोनोज, हरिकेन्स, मॉनसून्स। ये फिनोमिनाज एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिफरेंसेस और टेम्परेचर वायरेशंस की वजह से होते हैं, जैसे साइक्लोन या हरिकेन में लो प्रेशर एरिया और वाइंड का स्ट्रॉन्ग फ्लो बनता है, और मानसून से सीजनल टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा और आखिरी फिनोमिना देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। इसका सबसे पहला पार्ट है सोलर एक्लिप्स, occurs when the moon comes between the earth and the sun। मून की पोजीशन अर्थ और सन के बीच में आती है तो सन का लाइट टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है, ये सोलर एक्लिप्स कहलाता है। दूसरा है लैनर एक्लिप्स, occurs when the earth comes between the sun and the moon। अर्थ सन और मून के बीच में आती है और मून पर सनलाइट ब्लॉक होती है, ये लैनर एक्लिप्स कहलाता है। दोस्तों नेचुरल फिनोमिना तीन मेजर कैटेगरीज में होते हैं, जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और एस्ट्रोनॉमिकल। ये अर्थ और स्पेस के नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है और एनवायरनमेंट में मेजर इफेक्ट डालते हैं। नेचुरल इवेंट्स अर्थ और एटमॉस्फेयर की प्रोसेस की वजह से होते हैं। अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सुनामिस,
साइक्लोन्स और इक्लिप्सेस इनकी एग्जांपल्स हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ की स्ट्रक्चर और नेचुरल फिनोमिना को डिटेल में समझा। ये लेक्चर अर्थ एंड स्पेस साइंस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और स्पेशली अर्थ की लेयर्स और प्लैनेटरी मोशंस को क्लियर रखें। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है तो घबराना नहीं, आपको इतनी डिटेल्स में इनके इन पॉइंट्स के डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, आपको शॉर्ट में ही याद रखना है। इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक मिस ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।